हेलो एंड वेलकम गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और मैं बीएसएफ के अंदर एक हेड कांस्टेबल मिनिस्टर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा सीएपीएफ एससीएम और जो एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम होने वाला है उसके अंदर आपको जो स्टेनो के अंदर आपको जो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी और जो सीएपीएफ एससीएम टाइपिंग के अंदर आपको काफ़ी सारे डाउट्स थे, उनके रिगार्डिंग मैं आपको आज वीडियो लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को मैं आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट रहेगा सीएपीएफ एससीएम की टाइपिंग के रिगार्डिंग और जो सेकंड पार्ट रहेगा वो एएसआई स्टेनो के लिए रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया और आपने मेरे 900 सब्सक्राइबर्स प्लस कर दिए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरह आपको वीडियो लाता रहूँगा, आपको गाइड करता रहूँगा इस वैकेंसीज़ के रिगार्ड। अभी मैं डीपीएससीएम के रिगार्डिंग भी वीडियो लाने की सोच रहा हूँ। डीपीएससीएम के मैं पूरा गाइड करूँगा क्योंकि मैंने वो एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। और मैं सीजीएल के रिगार्डिंग भी आपको गाइड करूँगा और जितनी भी न्यू वैकेंसीज आएंगी उनके रिगार्डिंग भी आपको गाइड करता रहूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो सीएपीएफ एससीएम है उसके अंदर जो टाइपिंग होगी वो दोनों लैंग्वेज के अंदर होगी, आपकी हिंदी के अंदर भी होगी और इंग्लिश के अंदर भी होगी। ये आपने फॉर्म फिल करते टाइम पे आपने चूज़ किया होगा कि आपको किस मोड के अंदर टाइपिंग टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्ट वाला जो है इंग्लिश के ऊपर बात करते हैं। इंग्लिश की जो टाइपिंग की स्पीड है वो 35 WPM मांगी है और जो हिंदी की टाइपिंग है वो 30 WPM मांगी है। और काफ़ी सारे लोग मेरे से पूछ रहे थे कि भैया बैक स्पेस ऑफ रहेगा क्या? तो बैक स्पेस ऑफ रहेगा इस वाले टाइपिंग के अंदर। ऐसा इसलिए हुआ है इस बार, पिछली साल जो प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम्स हो रखे हैं बीएसएफ एससीएम सीएसएफ एससीएम इनके अंदर बैक स्पेस ऑफ नहीं था, लेकिन जो सीआरपीएफ एससीएम होता है उसके अंदर बैक स्पेस ऑफ रहता है। और इस बार क्या हुआ है कि जो सीएपीएफ एससीएम की जो वैकेंसी है उसके अंदर सीआरपीएफ एससीएम भी इंक्लूड हो चुकी है, तो इसकी वजह से बैक स्पेस ऑफ हो गया है। तो बाय डिफ़ॉल्ट बैक स्पेस ऑफ रहेगा इस बार। तो एक डाउट यहाँ से क्लियर ये हो जाता है कि बैक स्पेस ऑफ रहेगा, लेकिन सेकंड डाउट ये आ जाता है कि क्या भैया एमएस वर्ड पे टाइपिंग होगी? जैसे लास्ट ईयर जो मैंने एग्ज़ाम दिया था जिसके थ्रू मैं सेलेक्ट हुआ था उसके अंदर जो टाइपिंग थी वो एमएस वर्ड के ऊपर हुई थी, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इस बार एमएस वर्ड पे टाइपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इस बार जो है बैक स्पेस ऑफ है और एमएस वर्ड के अंदर बैक स्पेस ऑफ नहीं रख सकते आप लोग। तो उसके लिए आपको एक नए सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर ही आप बैक स्पेस ऑफ कर सकते हो। इसलिए जो टाइपिंग होगी वो सॉफ्टवेयर के ऊपर ही होगी, एक अलग से सॉफ्टवेयर रहेगा जिसके ऊपर सबकी टाइपिंग होगी। और हिंदी की टाइपिंग भी सेम रहेगी, हिंदी की टाइपिंग भी इसी प्रकार से बैक स्पेस ऑफ करके और आपको टाइपिंग लेके आनी पड़ेगी 30 WPM की, और इंग्लिश के अंदर 35 WPM की स्पीड लेके आनी पड़ेगी। और आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो टाइपिंग होगी वो पेपर टू स्क्रीन ही होगी, क्योंकि पेपर टू स्क्रीन ही टाइपिंग जो HCM का जो काम होता है उसके अंदर जो क्लैरिकल काम होता है वो आपको पेपर को देख के ही, आपको जो जॉब के बाद में जो आपको काम करना होता है वो पेपर को देख के ही आपको कंप्यूटर से करना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो हाईएस्ट चांसेज है वो पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग के ही रहेंगे। सेकेंडली मैं आपको बता दूं कि काफ़ी सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया जैसे हम टाइपिंग कर रहे हैं और बैक स्पेस ऑफ है, तो टाइपिंग करते टाइम पे जैसे मान लीजिए कोई वर्ड उन्होंने लिखा और उसके अंदर एक मिस्टेक हो गई है, तो क्या उस वर्ड को छोड़ देना चाहिए, नेक्स्ट वर्ड पे मूव करना चाहिए या फिर उसी वर्ड को कंटिन्यू रखना चाहिए? तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपने कोई वर्ड लिखा है और उसके अंदर एक लेटर ही गलत हुआ है और अगर आगे के लेटर आप सही लिख लेते हैं तो आप उसको हाफ एरर के अंदर काउंट कर लेंगे। अगर आपने 2 लेटर की गलती कर दी है तो आप उस वर्ड को वहीं छोड़ दीजिए। जैसे ऑलवेज है, उसके अंदर आपने अगर ए एल को एक दूसरे से रिवर्स कर दिया है, एल पहले लिख दिया है तो ए हट गया, तो कोई बात नहीं, आप पीछे का वेज पूरा लिख दीजिए उसके अंदर, जिससे ऑलवेज में सिर्फ ए एक ओमिशन काउंट होगा और इससे आपकी एक हाफ एरर बनेगी। लेकिन अगर आपने ऑल में से ए और एल दोनों को ही मिस कर दिया है और आप सिर्फ वेज लिखेंगे तो आपको फिर वो फुल एरर ही काउंट होगा। तो इसके लिए आपको फिर वेज के ऊपर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आप उसको टाइम भी देंगे और टाइम देने के साथ साथ आप फिर उसको स्पीड को गिराएंगे भी, क्योंकि आपकी वो एरर काउंट हो जाएगी। तो इसलिए आप नेक्स्ट वर्ड पे मूव कर जाइए। अगर आपकी 2 मिस्टेक हो गई हैं और अगर आपकी 1 मिस्टेक हुई है तो आप उस वर्ड को पूरा लिखिए, जिसकी वजह से आपको हाफ एरर मिलेगी। काफ़ी सारे बच्चे ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि भैया जो टाइपिंग होगी उसके लिए जो हमें प्रैक्टिस शुरू करनी है वो अभी से शुरू कर देनी है या फिर टाइपिंग की प्रैक्टिस हम एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद में करें? तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, तो आप भूल जाइए कि एग्ज़ाम के बाद आप टाइपिंग निकाल पाएंगे 35 WPM की, और वो भी बैक स्पेस ऑफ के साथ। भाई इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ इस टाइम पे, जिससे अगर आप अभी से सीएपीएफ एससीएम बनने का ख्वाब देख रहे हो तो आप टाइपिंग के अंदर अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि इसके अंदर फिजिकल भी था। जो मेरी वाली वैकेंसीज थी उसके अंदर फिजिकल नहीं था, तो जो एग्ज़ाम का जो कंपटीशन था वो थोड़ा हाई था। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि काफ़ी बच्चों ने जो फिजिकल है उसको अटैम्प्ट नहीं कराया और काफ़ी अटेंडेंस कम रही है, और फिर एग्ज़ाम में फिर उतने ही बच्चे कम आएंगे। तो एग्ज़ाम में बच्चे कम आएंगे, फिर कंपटीशन कम ही रहेगा एक तरीके से देखा जाए। तो टाइपिंग भी हार्ड है,
टाइपिंग भी बैक स्पेस ऑफ के साथ में है, तो ओवरऑल जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है, इसलिए स्टेप्स ज़्यादा हैं और कंपटीशन कम यहाँ पे हो जाएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस है टाइपिंग की वो अभी से शुरू कर देनी है। और 35 WPM की स्पीड लाना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 3 महीने के अंदर आप आराम से लेके आ सकते हैं। आई होप मैंने आप सबके जो टाइपिंग को रिलेटेड डाउट थे CAPF SCM की, वो मैंने दूर कर दिए। और अभी मैं बात करता हूँ ASI स्टेनो के ऊपर। स्टेनोग्राफी एक स्किल होती है जिसको हमें सीखना पड़ता है। स्टेनोग्राफी एक अलग से कोर्स टाइप में हो जाता है जिसको आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप स्टेनोग्राफी लिख पाते हैं। स्टेनो बेसिकली क्या होती है इसके रिगार्डिंग में अगर आप अलग से वीडियो चाहते हैं तो मैं बना दूंगा, लेकिन जैसे आपका जो ASI स्टेनो का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए ऑलरेडी। अगर आप स्टेनोग्राफी अगर आपको आती होगी तभी आप इस एग्ज़ाम को दें, क्योंकि अगर आप अभी एग्ज़ाम देंगे और अभी स्टेनोग्राफी सीखने की कोशिश करेंगे तो आप एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप एग्ज़ाम तो क्लियर कर लेंगे लेकिन आप जो स्टेनो का एग्ज़ाम है उसको क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेनो को सीखने के लिए मिनिमम 4 से 5 महीने का बेसिक का टाइम लगता है। उसके अलावा जो स्पीड होती है उसको भी ग्रैब करने में टाइम लगता है, क्योंकि स्टेनो मैंने की हुई है, मेरी 100 WPM स्पीड रही भी है। मैंने SSC स्टेनो के एग्ज़ाम्स दे रखे हैं तो मुझे पता है स्टेनो मैंने की है। स्टेनो को जल्दी से रूटीन के अंदर लाने में टाइम लगता है, चाहे हिंदी स्टेनो हो चाहे इंग्लिश स्टेनो हो। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको स्टेनो नहीं आती है तो आप ASI स्टेनो की तरफ आप अभी से अपनी जो होप्स है उनको ना रखें, क्योंकि ASI स्टेनो के अंदर अगर आप एग्ज़ाम को पास भी कर लेंगे तब भी आप स्टेनो का एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टेनो काफ़ी ज़्यादा एक टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट है। उसको आपको टाइम देना पड़ेगा, वो टाइम मांगती है। करीब 8 से 9 महीने को आपको टाइम देना पड़ेगा और इतना एग्ज़ाम इतना लेट तक चलेगा नहीं। तो आपको स्टेनो अभी अगर आप सीखने की सोच रहे हैं तो आप स्टेनो अभी ना सीखें। उसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने टाइपिंग टेस्ट दिया है स्टेनो का भी, तो उसके अंदर क्या होता है, आपको स्टेनोग्राफी के लिए सबसे पहले वो आप बुलाते हैं वहाँ पे। बुलाने के बाद में वो आपको डिक्टेशन प्रैक्टिस के लिए बोलेंगे। डिक्टेशन प्रैक्टिस करने के लिए जैसे आपको 5 मिनट के लिए आपको ऑडियो सुनाई जाएगी कि इस ऑडियो को आपको लिखना है, तो आप उस ऑडियो को लिखेंगे। उस ऑडियो को स्टेनो के अंदर लिखने के बाद में आप फिर उसे टाइप करेंगे, आपको टाइपिंग के लिए टाइम दिया जाएगा। तो ये प्रैक्टिस वाला जो सेशन है वो प्रैक्टिस के हिसाब से रहेगा, उसके लिए टाइपिंग नहीं करनी है आपको। मेन स्टेनो वाला एग्जाम की जो डिक्टेशन स्टार्ट होगी तब आपको जो स्टेनो बोलेंगे, फिर उसके बाद में आप उसको टाइप करेंगे। तो उसको टाइप करने के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम मिलेगा, और जो हिंदी वाले होते हैं उनके लिए 60 मिनट्स का टाइम मिलता है। और आपको 80 WPM की स्पीड लेके आनी होती है ओवरऑल हिंदी स्टेनो के अंदर या फिर इंग्लिश स्टेनो के अंदर, दोनों के अंदर ही यही मांगते हैं सेम। आई होप गाइज कि मैंने आपको CAPF SCM की टाइपिंग के रिगार्डिंग और स्टेनो के रिगार्डिंग आपके डाउट्स दूर करेंगे। स्टेनो के अंदर जो हिंदी का फॉन्ट आएगा वो कृतिदेव 010 होता है, क्योंकि मोस्टली जो डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट वाले, इनके अंदर जो एग्ज़ाम के अंदर जो टाइपिंग का जो फॉन्ट होता है वो कृतिदेव 010 ही होता है। तो स्टेनो की टाइपिंग का जो फॉन्ट होगा वो वही होगा। तो इसलिए आप अगर कोई और फॉन्ट से सीखे हुए हैं तो आप कृतिदेव वाला फॉन्ट भी आप सीख लीजिए, क्योंकि वही आपको एट द एंड मिलेगा टाइपिंग के अंदर। और CAPF SCM के अंदर सिलेक्शन होने के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलती है, BSF SCM की जो सैलरी स्लिप है वो मैंने आपको बताई है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आपको कितनी सैलरी मिलेगी BSF SCM के अंदर अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं। तो इसी प्रकार आपको जितनी भी फर्दर फोर्सेज होती हैं उनके अंदर भी आपको यही सेम सैलरी देखने को मिलेगी। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपकी फ़िलहाल टाइपिंग स्पीड कितनी है। और आप कोई भी अगर आपका डाउट है तो आप उसको भी कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।